हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएसआई में आए प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, बीई हो, स्टेट एसआई जैसे यूपीएसआई, एमपीएसआई, पीआरएसआई या फिर सीटेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि भारतीय भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन विधि निर्माण एवं उनके संरक्षण के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनायकों, संसदों, विधायकों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में भिन्न भिन्न कानून बनाया जा सकता है। राजस्व में एक वर्ग हो सकता है, साथ ही भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर विषमता भी मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रस्थापित है? आपके ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समानता का अधिकार। उपाधियों का अंत संविधान के समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के अंतर्गत अनुच्छेद 18 प्रतिस्थापित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, आर्टिकल 33, आर्टिकल 32। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 33। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। आर्टिकल 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो आर्टिकल 28 निश्चित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूलाधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानव अधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 12 से 51A, आर्टिकल 5 से 35, आर्टिकल 36 से 51A, आर्टिकल 12 से 51। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 12 से 51। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानव अधिकार की भावना परिलक्षित होती है। मानव अधिकार का संबंध आधारभूत अधिकार और स्वतंत्रता से है, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा समाप्ति के बाद 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव जाति के अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे माना गया था कि व्यक्ति के मानव अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। इसे ही मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के सेक्शन 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करते हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 48 आवर्स, 120 आवर्स, 72 आवर्स, 24 आवर्स। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे।
अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं रिंडोर से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 में दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानून मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून की तरह हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को छोड़कर पेश होने का अधिकार, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 226, आर्टिकल 133, आर्टिकल 32, आर्टिकल 64। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 32। संविधान के आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के खंड 3 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय जैसे निचली अदालत को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। अतः संविधान के अनुच्छेद 32(3) के तहत कोई भी नागरिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं समता के अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, धार्मिक स्वतंत्रता। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत से संबंधित है को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वाधीनता, कानून के समक्ष समता का अधिकार। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानव अधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अंगीकृत की है, जिसके अनुच्छेद 6 के तहत हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृत प्राप्ति का अधिकार है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल 38B, आर्टिकल 36, आर्टिकल 39A। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो आर्टिकल 38B, आर्टिकल 38B में राज्य को विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने के लिए निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 36 में
राज्य शब्द की वही परिभाषा दी गई है जो भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 में दिया गया है। आर्टिकल 39A सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्ति के अधिकार से संबंधित है। इस तरह हमारा यहाँ राइट आंसर होता है आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष, पुस्तकालय भवन। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत, भारत सरकार अधिनियम। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को इस स्वीकृति किया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना, दोनों देशों के एक अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? आपके ऑप्शंस हैं रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। 26 जनवरी 1915 को अपनाया गया मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने इस हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन से शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद का पुस्तकालय में संरक्षित है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 337, आर्टिकल 334, आर्टिकल 338, आर्टिकल 339। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा एक नए अनुच्छेद 338 का द्वारा जोड़ा गया। ये भी 5 सदस्य आयोग होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारतीय संविधान का आर्टिकल 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि चुनाव से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? आपके ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधान थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर सिखों, यूरोपियन ईसाइयों तक कर दिया गया, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषय गवर्नर के पार्षदों एवं हस्तांतरित विषय निर्वासित सदस्यों के पास था।
केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया तथा निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिला को भी अधिकार दिया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कब वृषभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को वृषभ, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में पूछे गए लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।